मित्रों नमस्कार। मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज हम जो है एमपीपीएससी की जो यूनिट 10 है उसके अंतर्गत हम आज देखेंगे सीएजी, है ना, सीएजी। तो आज आइए देखते हैं हम लोग सीएजी के विषय में। तो सीएजी क्या होता है? सीएजी का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो उसको हिंदी में कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक, तो देखिए इसका जो है संविधान का जो हमारा भाग 5 है उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद है 148 से 151 तक, उसमें जो है सीएजी के विषय में बातें कही गई है। ठीक है, यह एक संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि इसका संविधान में वर्णन है। ठीक है, भाग 5 और अनुच्छेद 148 से 151 जो है वो सीएजी से संबंधित है। ठीक है, सीएजी जो है सर्वप्रथम कैनिंग नाम पे जो हमारे वायसराय थे उनके समय पर इस व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम ये कहाँ पे आया था? इंग्लैंड में, और इंग्लैंड से ही फिर ये व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान में लाई गई है। ठीक है, तो भारत में महालेखाकार कार्यालय 1858 में बना था। कब बना था? भारत में 1858 में जो है महालेखाकार कार्यालय बना था, और 1866 में इसका नाम बदलकर सीएजी कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? सीएजी कर दिया गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक, ये किस प्रकार की शक्ति रखता है? जैसे एक सिविल न्यायालय होता है, सीएजी को द सेम उसी प्रकार की शक्ति प्राप्त है। मतलब यह एक क्या है? सिविल न्यायालय है, समझ लो। ठीक, तो सिविल न्यायालय की जो शक्तियां प्राप्त है वही शक्तियां हमारे सीएजी को भी प्राप्त है। ठीक, भारत में सर्वप्रथम जो है महालेखा परीक्षा विभाग 1905 में बना था। कब बना था ये? 1905 में। भारत में सर्वप्रथम महालेखा परीक्षा विभाग 1905 में बना था, और ये कुल मिला के ये था कि सरकार के नियंत्रण से मुक्त विभाग था। मतलब सरकार के नियंत्रण में ये नहीं था। ठीक है, तो महालेखा परीक्षा विभाग जो है सरकार के नियंत्रण से मुक्त था, और एक बना था 1905 में। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है इसको वैधानिक दर्जा दिया गया। किसको? सीएजी को क्या दिया गया? वैधानिक दर्जा। उस समय ये संवैधानिक नहीं था, इसको वैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, फिर इसको सिर्फ संवैधानिक दर्जा मिला ये 1950 में मिला। ठीक है, तो इसको कब मिला संवैधानिक दर्जा? 1950 में। मतलब जो हमारा भारत जब आजाद हुआ तो उसकी आजादी, जब गणतंत्र हुआ कहना चाहिए, तो गणतंत्र हुआ भारत, उस समय जो है सीएजी जो व्यवस्था है इसको क्या कर दिया गया? संवैधानिक दर्जा इसको दिया गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जब संविधान बना तो संविधान के अंतर्गत फिर इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। बात समझ में आ रही है? अनुच्छेद 148 में जो है सीएजी एक स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 148 में साफ इस बात को मेंशन किया गया है कि भारत में एक जो है सीएजी नाम की व्यवस्था होगी, और उसके अंतर्गत जो है उसके फिर आगे उसके बारे में बताया गया है अलग अलग आर्टिकल में। ठीक, तो अब बात करें हम इसकी, यहाँ लिखा देखो N/S। तो N का मतलब होता है नियुक्ति और S का मतलब होता है उसकी शक्ति। तो नियुक्ति और शक्ति जो है ये राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर होती है। ठीक है, इसकी जो नियुक्ति होती है और जो इसकी शक्ति है वो किसके द्वारा निर्धारित होती है? राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर। ठीक है, और ये जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता। ठीक है, यह एकमात्र ऐसा लोक अधिकारी है सीएजी, है ना, जो महालेखा परीक्षक होते हैं वो एक ऐसे लोक अधिकारी होते हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते। मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक नहीं, उसके लिए जो डिसाइड किया गया संविधान में कि 6/65 मतलब 6 साल की उम्र या फिर 6 साल का कार्यकाल या फिर 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, जो उसके लिए डिसाइड किया गया है उसी के अंतर्गत वो आएंगे। अर्थात वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं हटाए जाएंगे। हाँ, हटाए जाएंगे लेकिन विशेष परिस्थितियों में, वो अभी आगे देखेंगे हम लोग। ठीक, तो H/T, तो इसको हटाना हो या फिर त्याग पत्र की बात हो तो यहाँ भी किसका रोल काल है? राष्ट्रपति को। तो सीएजी किसको अपना त्याग पत्र देगा? राष्ट्रपति को देगा। और इसमें जो उम्र की जो सीमा है वो 6/65 है। ठीक है, 6/65 है। अब हम लोग बात करें वेतन की, तो वेतन किसके द्वारा निर्धारित होता है? इसका जो वेतन है वो निर्धारित करेगा संसद द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो और ये किस पर भारित होता है? जो भारत की जो संचित निधि होती है उस पर ये भारित होता है। तो इसकी जो नियुक्ति होती है, या फिर हम लोग बात करें नियुक्ति और इसकी सारी सेवा शर्तें, है ना, एज फॉर सेवा शर्तें, सॉरी
नियुक्ति या जो सेवा शर्तें होती हैं राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर होती हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण नहीं करता सीएजी। और इसको जब हटाना हो या त्याग पत्र देना हो तो ये भी काम यहाँ पर किसका होता है, रोल राष्ट्रपति का होता है। और इसका आधार क्या होगा, सीएजी को हटाने का आधार, जो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जज को जिस आधार पे हटाया जाता है उसी आधार पे जो है आप सीएजी को हटाओगे, ठीक है, मतलब कदाचार के आधार पर, ठीक है। फिर इसके जो वेतन है उसको कौन निर्धारित करेगा, जो भारत की संसद है वो इसके वेतन को निर्धारित करेगी कि जो सीएजी है उसका वेतन कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो वो कौन निर्धारित करेगा, भारत की जो संसद है वो निर्धारित करेगी। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। और इस पे जो किस पर भारित होता है, ये इसका जो वेतन है सीएजी का वेतन, ये भारत की संचित निधि पर भारित होता है। संचित निधि का मतलब ये होता है कि विभिन्न स्रोतों से जो गवर्नमेंट को जो आय होती है उसको कहाँ रखा जाता है, इस संचित निधि में। संचित निधि एक प्रकार का भंडार है, तो संचित निधि पर ये भारित होता है सीएजी का वेतन, ठीक है। फिर आर्टिकल 149 या अनुच्छेद 149 क्या बोलता है कि इसमें सीएजी के कार्य दिए गए हैं और सीएजी की शक्तियां दी गई हैं, ठीक है। और 1971 के अधिनियम के तहत जो है उसको ये कार्य और शक्तियां दे दी गई, ठीक है, प्रदान कर दी गई, जिसका स्रोत क्या है, आर्टिकल 149 या अनुच्छेद 149, जिसमें सीएजी के कार्य एवं शक्तियां दी गई हैं। इसको 1971 में सीएजी को प्रदान किया गया, ठीक है। देश की पूरी वित्तीय प्रणाली पर किसका नियंत्रण होता है, आपका सीएजी का नियंत्रण होता है। जो भी वित्तीय प्रणाली होती है तो पूरा का पूरा देश पे जो वित्तीय प्रणाली लागू है तो पूरी वित्तीय प्रणाली पर जो है इनका कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, ठीक है। हम लोग बात कर लें अगर केंद्र की जो संचित निधि होती है या राज्य की जो संचित निधि होती है उस पर भी किसका नियंत्रण होता है, सीएजी का नियंत्रण होता है। और केंद्र की जो आकस्मिक निधि है और राज्य की जो आकस्मिक निधि है, ठीक है, केंद्र और राज्य की संचित निधि है ना, केंद्र और राज्य की संचित निधि, केंद्र और राज्य की आकस्मिक निधि, और विधानसभा वाले जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में या जिन यूनियन टेरिटरी में हम लोग बात करें जहां पर विधानसभाएं हैं, तो वैसे केंद्र शासित प्रदेशों में जो है सीएजी क्या कर सकता है, वहां की संचित निधि पर जो है क्या करता है, अपना नियंत्रण रखता है, ठीक। राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण का जो है ये लेखा जोखा रखता है, ठीक है, कौन, आपका सीएजी। अगर राष्ट्रपति चाह ले या राज्यपाल चाह ले तो अगर वो निवेदन करता है सीएजी को कि भैया आप जो है किसी प्राधिकरण का लेखा जोखा आपको रखना है ना, तो उसका लेखा जोखा किसके तहत वो करवा सकते हैं, पूरा ऑडिटिंग वाला काम जो है वो किसके तहत होगा, वो आपके सीएजी के द्वारा होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे स्थानीय स्वशासन है ना, चाहे नगर पालिका हो चाहे ग्राम पंचायत हो, इनका अगर लेखा परीक्षण करवाना है तो उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है, सीएजी। किसके कहने पर, राष्ट्रपति और राज्यपाल बोलेंगे कि भैया आपको किसी पर्टिकुलर प्राधिकरण की आपको जो है उसका लेखा परीक्षण करना है तो सीएजी बाध्य हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो जो सीएजी होता है वो राष्ट्रपति को सलाह भी देता है, जो सीएजी होता है वो राष्ट्रपति को सलाह देता है। बात समझ में आ रही है, तो सीएजी किसको सलाह देगा, राष्ट्रपति को, है ना। केंद्र प्लस राज्य के लेखा प्रारूप किस प्रकार से या किस रूप में रखे जाएं, इस बात को लेकर सीएजी सलाह क्या देगा राष्ट्रपति को कि केंद्र या राज्य के जो लेखा प्रारूप किस प्रकार से या किस रूप में रखे जाएं, किस प्रकार से या किस रूप में रखे जाएं, तो सीएजी राष्ट्रपति को सलाह देगा कि केंद्र और राज्य के जो लेखा प्रारूप है ये किस प्रकार से रखे जाएं या किस रूप में रखे जाएं। तो ये जो है सलाह सीएजी किसको देता है, भारत के राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। कर और शुल्क के शुद्ध आगमों का निर्धारण तथा उसका प्रमाणन कौन करता है, वो भी सीएजी करता है। जो कर होता है और जो शुल्क होते हैं उससे जो शुद्ध जो आय प्राप्त होती है तो उसका निर्धारण करना और उसका प्रमाणन करना ये भी काम किसका होता है, सीएजी का होता है। बात समझ में आ रही है। फिर विभिन्न निगमों का लेखा परीक्षण करना हो, ठीक है, कई प्रकार के निगम होते हैं हमारे यहाँ, तो उन निगमों का अगर लेखा परीक्षण करना हो तो उसके लिए भी कौन उत्तरदायी होता है, सीएजी होता है, ठीक है। सीएजी को जिम्मेदारी रहती है कि वो विभिन्न निगमों का लेखा परीक्षण करे, जैसे कि ओएनजीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया,
है ना, एयर इंडिया हो गया, दामोदर घाटी हो गया, तो जितने भी ऐसे निगम होते हैं, प्राधिकरण होते हैं, तो उस पर भी जो है ये क्या कर सकता है, उसका लेखा परीक्षण कर सकता है। इतना जो पावर है वो सीएजी के पास में होता है। फिर हम लोग देखते हैं जो आर्टिकल 150 है, मतलब अनुच्छेद 150 है, वो संघ और राज्यों के लेखों का प्रकार इस विषय में बताता है। ठीक है, आर्टिकल 150 में क्या बताया गया है कि संघ और राज्यों के लेखों के प्रकार कैसे कैसे होंगे, तो उसका वर्णन हमको कहाँ मिलता है, आर्टिकल 150 में। ठीक है, आर्टिकल 151 क्या बोलता है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन। ठीक है, अगर आपसे डायरेक्ट परीक्षा में पूछ ले कि आर्टिकल 151 किससे संबंधित है, तो ये अंकेक्षण प्रतिवेदन से संबंधित है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आर्टिकल 150 और आर्टिकल 151। अब ये लेखा रिपोर्ट जो है, जो रिपोर्ट तैयार करता है, जो लेखा रिपोर्ट तैयार करता है, ये मुख्य रूप से किससे जुड़ा होता है, ये लेखा रिपोर्ट या तो विनियोग से होगा या तो फिर वित्त से संबंधित होगा। ठीक है, या तो ये विनियोग से संबंधित होगा या तो फिर वित्त से संबंधित होगा। तो ये अपनी लेखा रिपोर्ट किसको पेश करेगा, अगर केंद्र स्तर पे बात करें तो सीएजी अपनी जो लेखा रिपोर्ट है वो पहले किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति इसको संसद के पटल पर रखवाएगा और संसद के पटल पर रखने के बाद जो है लोक लेखा समिति जो है वो इसकी क्या करेगी, जांच करेगी। किसकी जांच करेगी कि जो लेखा रिपोर्ट सीएजी द्वारा दी गई है वो सही है या नहीं, उसकी जांच कौन करेगा, लोक लेखा समिति करेगी। इसलिए जो लोक लेखा समिति होती है उसको सीएजी का मित्र एवं पथ प्रदर्शक माना गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अगर हम केंद्र स्तर पर बात करें तो लेखा रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति इसको संसद के पटल पर रखवाएगा और लोक लेखा समिति इसकी रिपोर्ट की जांच करेगी। तो लोक लेखा समिति में कितने होते हैं, कुल मिला के 22 है ना, 22 और ये 8, तो कुल मिला के कितने होते हैं इसमें, सॉरी, लोक लेखा समिति में 15/7 है ना। तो लोक लेखा समिति में जो होते हैं, जो 15 सदस्य होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और जो 7 होते हैं वो आपके राज्यसभा से होते हैं। तो 15/7 कुल मिला के कितने होते हैं, 22 होते हैं। बात समझ में आ रही है, लोक लेखा समिति में कितने होते हैं सदस्य, 22 सदस्य होते हैं। अगर हम लोग बात करें, हाँ वैसे हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे लोक लेखा रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को और संसद को, ये तो हमने केंद्र में बात कर लिए। राज्य में क्या होगा कि लोक लेखा रिपोर्ट किसको पेश करेंगे, राज्यपाल को। राज्यपाल विधानमंडल में रखवाएगा उसको, विधानमंडल के पटल पे, और विधानमंडल के बाद में उसकी जो जांच है वो राज्य की जो लोक लेखा समिति, राज्य की लोक लेखा समिति उसकी फिर जांच करेगी। बात समझ में आ रही है ना, इस तरीके से। तो भारत के जो प्रथम सीएजी थे, मतलब भारत के प्रथम महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक जो थे वो वी नरहरि राय थे। कौन थे, वी नरहरि राय जी थे। ठीक है, वर्तमान में जो है गिरीश चंद्र मुर्मू जो है भारत के 14वें सीएजी है, मतलब 14वें नंबर के महालेखा नियंत्रक परीक्षक हैं। रिटायरमेंट के बाद ये जो है जो सीएजी होते हैं भारत के, वो भारत या राज्य के सरकार के किसी भी पद पर ये आश्रित नहीं हो सकते। मतलब एक बार जब ये रिटायर हो गए तो ये किसी काम के लिए कोई भी पद ये धारण नहीं कर सकते, चाहे केंद्र के स्तर पे हो चाहे राज्य के स्तर पे हो, किसी प्रकार का ये पद धारण नहीं करेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है। दोनों सदनों में कोई भी मंत्री जो है सीएजी का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा और न ही उसके द्वारा किए गए कार्यों की जिम्मेदारी लेगा। ठीक है, दोनों ही सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसका कोई भी मंत्री जो है न तो सीएजी का प्रतिनिधित्व करेगा और न ही उसके कार्यों की वो जिम्मेदारी लेगा। क्यों, क्योंकि सीएजी स्वतंत्र है अपने आप में, उसको जैसा लगता है वो वैसा करेगा, जांच करना, क्योंकि उसका काम क्या है, जांच करने का है। ठीक है, एक कोटेशन ये है कि जो सीएजी होता है वो भारतीय संविधान का प्रमुख अधिकारी होगा, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के वित्तीय रक्षकों में से एक होगा। ऐसा कौन कहते थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ऐसा कहते थे। क्या कहते थे वो, कि सीएजी जो है भारतीय संविधान का एक प्रमुख अधिकारी होगा, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के वित्तीय रक्षकों में से एक होगा, ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते थे। ठीक है, 1976 में सीएजी को केंद्र पर लेखांकन से मुक्त कर दिया गया। ठीक है, 1976 में अधिनियम लाया गया और सीएजी को जो है केंद्र पर लेखांकन से मुक्त कर दिया गया। क्या किया गया कि जो केंद्र का जो लेखांकन है उसका कार्य जो है सीएजी नहीं करेगा।
तो केंद्र स्तर पर क्या करेगा, ये लेखा परीक्षण करेगा, और राज्य स्तर पर लेखांकन भी करेगा, मतलब अकाउंटिंग भी करेगा, और उसका ऑडिटिंग का भी काम जो है वो किसके जिम्मे होगा, वो सीएजी के जिम्मे होगा। अब देख लो कि लेखांकन मतलब अकाउंटिंग क्या होता है और लेखा परीक्षण मतलब ऑडिटिंग क्या होता है। तो पहले देखो लेखांकन या फिर अकाउंटिंग क्या होता है, मतलब वित्त का हिसाब किताब रखना। हिसाब किताब रखना क्या होता है कि कहाँ से कितना पैसा आया और कहाँ कितना खर्च हुआ, बस इतना सा रखना है, ठीक है। लेकिन केंद्र स्तर पे क्या कर रहा है, वो लेखा परीक्षण कर रहा है, ठीक है, लेखांकन यहाँ नहीं कर रहा है। लेकिन राज्य में वो लेखांकन भी कर रहा है, मतलब अकाउंटिंग भी कर रहा है, लेखा परीक्षण मतलब वो ऑडिटिंग भी कर रहा है, ठीक। तो ऐसा व्यवस्था कब लाई गई, 1976 में, ठीक है। तो केंद्र स्तर पर उसको सिर्फ लेखा परीक्षण का काम दिया गया 1976 में। उससे पहले ये दोनों काम किया करता था, केंद्र स्तर पर लेखांकन का भी काम किया करता था। लेकिन 1976 के बाद से क्या हुआ कि केंद्र स्तर पर सिर्फ लेखा परीक्षण करता था और लेखांकन का काम नहीं करता था, लेकिन राज्य स्तर पर इसको दोनों प्रकार की जिम्मेदारियां दी गई, ठीक है। तो क्या काम करना है कि लेखांकन का मतलब ये होता है कि जो वित्त होता है उसका हिसाब किताब रखना कि कहाँ से कितना पैसा आया और कहाँ कितना पैसा गया। तो कुल मिलाकर ये लेखांकन का काम कहलाता है, जिसको कि अकाउंटिंग कहा जाता है। और लेखा परीक्षण में क्या होता है कि वित्त के खर्चों की जांच करना कि इतना पैसा आया और ये खर्च हुआ तो उसकी पूरी जांच कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च हुआ, ठीक है, उसकी जांच भी करेगा कौन, लेखा परीक्षण के अंतर्गत कौन करेगा, सीएजी। तो राज्य स्तर पर दोनों जिम्मेदारी है, लेखांकन का भी काम है और लेखा परीक्षण का भी काम जो है सीएजी के जिम्मे है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि एमपीपीएससी इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको उठा के पूछ ले। मैंने आपको लगभग इनफ बता दिया है, इसके बाहर लगभग कुछ भी नहीं आएगा। पसंद में आ रही है, सारी जानकारी मैंने आपको इसमें दे चुका हूँ, ठीक। तो बस आपकी एक ही जिम्मेदारी है कि आप इसको अच्छे से पढ़ लें और उसको दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, अब मुझे आज्ञा दें। जय श्री राम।